गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता कैसे फली फूली, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसके पहले आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? इसके पहले आपने पढ़ा है प्राचीन इतिहास में पाषाण काल के तीनों पार्ट आपने पढ़े हैं। इसके बाद ताम्र पाषाण काल आपने पढ़े हैं। अब ताम्र पाषाण काल के ही पहले वीडियो में आपने पढ़ा उसके ग्रामीण सभ्यता के बारे में, ग्रामीण संस्कृतियों के बारे में। अब ताम्र पाषाण काल के ही अंदर में एक विकसित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। तो हम उसी के दूसरे पार्ट लेकर के आए हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को कैसे पढ़ा जाना है ये आज हम आपको सिखाते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता के आज पार्ट 1 हम बता रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट को लेकर के। सिर्फ इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में और मेंस में। तो देखना है कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ा कैसे जाता है। इसको पढ़ने के लिए 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि विभिन्न वस्तुएं, विभिन्न स्थलों से प्राप्त वस्तुएं पूरे भारत में, पहला तो ये पढ़ना है कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पाए गए हैं, किन किन नदियों के किनारे पाए गए हैं, और दूसरा ये कि उन स्थलों से कौन कौन से वस्तुएं खोजी गई है। ये हमारा पहला टॉपिक है, जो आज हमारा ये पहला टॉपिक। दूसरा हमारा टॉपिक होगा इसके बाद कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था, हम देखेंगे। दूसरा आर्थिक जीवन कैसा था, राजनैतिक जीवन कैसा था, या धार्मिक जीवन कैसा था, या कला संस्कृति कैसी यहाँ की फली फूली थी। हम इन सब चीज़ों को इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 1 हम कैसे पढ़ेंगे, सिर्फ हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्थल खोजे गए हड़प्पा सभ्यता में जो विकसित सभ्यता थी। उन्हीं स्थलों के बारे में एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम उन बेसिक सवालों पर नहीं जाते हैं जो आपके बुक्स में होंगे। बुक्स में आपके सारे वो चीज़ दिए गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता फली फूली है। ये सब आपके कोई भी जनरली बुक में आपको मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ आपको पढ़ने के तरीके बताते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है। तो आप जब भी ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, यही 2 कॉन्सेप्ट निकालेंगे। हमेशा यही 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि उस स्थल से कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुई और उनका सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन था तो कैसा था, अगर नहीं था तो नहीं ही होगा। तो हम ये दूसरे पार्ट में देखेंगे इसका जीवन के बारे में। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इन हड़प्पा सभ्यता में कौन से स्थल, कहाँ से क्या चीज़ मिली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई कैसे। तो एक पुरातत्ववेदा थे, अंग्रेज़ थे, चार्ल्स मेंशन। उन्होंने चंडीगढ़ से यात्रा करते हुए इस एरिया में, पंजाब के एरिया में वो घूम रहे थे। अचानक से उनको एक टीला नज़र आया। तो उन्होंने बस ऐसे ही टीले को देखा 1826 में, लेकिन ज़्यादा उनको उस तरफ ध्यान गया नहीं। फिर दूसरे पुरातत्ववेत्ता भारत में आए, फिर उनके देख रेख में यहाँ पर खुदाई हुई। तो ऐसा देखा गया था कि यहाँ पर जब रेलवे का कार्य चल रहा था तो बहुत से हड़प्पा के ही स्थल से वहाँ की पकी हुई ईंटों को निकाल करके रेलवे लाइन यहाँ बिछाया जा रहा था। तो बहुत सारे उन ईंटों को देख करके पुरातत्ववेदा के मन में ये जगा कि ऐसे ईंट तो कहीं पूरे भारत में नहीं मिलती है, तो ये आखिर ऐसे ईंट यहाँ बना कैसे। तो फिर वहाँ पर विस्तृत रूप से खुदाई हुई तो एक विकसित संस्कृति मिली, और इस विकसित संस्कृति में उसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि हड़प्पा नाम के जगह पे पहली बार यहाँ पे खुदाई हुई थी, इसीलिए इसका नामकरण हड़प्पा रखा गया। अगर पहले लोथल पर खुदाई होती तो लोथल संस्कृति कहलाती। इसका एक दूसरा नाम भी है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसलिए क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये ज़्यादा खुदाई हुई,
इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव घाटी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। तो आइए हड़प्पा सभ्यता के हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? विभिन्न स्थलों से प्राप्त वस्तुएं। कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए थे? पहला स्थल हम देखते हैं, आइए जरा देखते हैं, इसका कालक्रम हम देखते हैं। तो इसका काल क्या है? 2350 बीसी से 1750 बीसी। ये कैसे निर्धारित किया गया इसका कालक्रम? वैसे बहुत सारे इतिहासकारों में इस डेट को लेकर मतभेद है, लेकिन एक सर्वमान्य ये डेट को रखा गया है। कैसे इसको रखा गया है? कार्बन C14 पद्धति के आधार पे इस डेट को रखा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं C12 और C14 और एक होता है यूरेनियम डेटिंग प्रणाली। तो इन सब के माध्यम से इसकी कालक्रम को तय किया गया। फिर इसकी विशेषता क्या है? ताम्रपाषाण काल और लौह युगीन के बीच का ये संक्रमण काल है। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि ताम्रपाषाण काल ये कि ग्रामीण सभ्यता थी, इसके बाद ये विकसित सभ्यता आई और इसके बाद लौह युग की खोज हुआ था। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता में लोहा की खोज नहीं हुई थी, तब तक लोहा नहीं खोज हुआ था। ये कब खोज हुआ था? इसको 1000 बीसी में लोहा की खोज हुई थी। तो इसके पहले और ताम्रपाषाण काल के बाद ये सभ्यता फली फूली थी। तो इसे हम, ये विशेषता है इसकी। कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी बर्तन मिले हैं या जितने भी आभूषण मिले हैं वो सभी के सभी तांबा, टीन और पत्थर इन सबों से मिलकर के बने हुए थे। तो तांबा और टीन को मिलाने से कांसा बनता है। तो बहुत मात्रा में कांसा के यहाँ पे औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, आभूषण मिले हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थ यहाँ मिले हैं, वस्तुएं मिली है। इसलिए इस पूरे हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी रखा गया है, क्योंकि बहुत मात्रा में तांबा और टीन का प्रयोग किया गया था। अब हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विभिन्न स्थलों से प्राप्त वस्तुएं, कौन कौन से वस्तुएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा का मतलब होता है खंडहर। ये हमारे इतिहासकारों ने नाम दिया है, वैसे कोई इसका कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, इतिहासकारों ने नाम रख दिया। हड़प्पा का मतलब खंडहर। तो ये हड़प्पा था कहाँ पर? ये हड़प्पा यहाँ रावी नदी के किनारे खुदाई की गई, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी विकसित सभ्यता मिली। तो यहाँ से क्या क्या इतिहासकारों को मिला है ये देखना है। एक तांबा का इक्का गाड़ी, चूँकि तांबा धातु से लोग परिचित हो गए थे, तो खिलौने के रूप में तांबा का इक्का गाड़ी मिला। श्रमिक आवास मिला, यानी कि मजदूरों को रहने के लिए बने हुए घर मिले। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई उद्योग रहा होगा, श्रमिक ज़्यादा मात्रा में काम करते होंगे, इसलिए उनके जैसा आवास मिला यहाँ। अन्नागार, यानी कि बड़े बड़े गोदाम मिले जहाँ पर अनाज के भंडार रखे गए थे, वैसे मिले। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा मिला है, ये भूमि की उर्वरता से संबंधित ऐसा माना गया है। इसके बाद तांबे के मोहर पर लगा हुआ दर्पण यहाँ पर मिला है, और साथ ही साथ ये मिला है कि हड़प्पा का में जो भी शव दफनाए जाते थे, मृतक के साथ ये दर्पण वहाँ रखा जाता था, ऐसा मिला है। फिर तांबे गलाने की भट्ठी मिली है। इसके बाद एच कब्रिस्तान और RH 37 कब्रिस्तान यहाँ पर मिला है। तो इतने सारे चीज़ हड़प्पा का से यहाँ पे खुदाई में मिले हैं। तो ये आपको याद करना है, ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ था? ये सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर स्थित था। यहाँ से क्या मिला है? मलेरिया के रोगी, यानी कि जो शव मिले हैं, लाश मिला है, वो मलेरिया के रोगी वो मिला है। फिर बहुमंजिली इमारत मिला है, यानी कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे घर बने हुए मिले हैं। इसके बाद विशाल स्नानागार मिला है। ऐसा माना जाता है कि कोई पूजा पाठ करने के लिए बहुत बड़े बड़े वहाँ पे एक साथ हजारों साधुओं के स्नान करने के लिए वो स्नानागार बना हुआ था। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता
मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार, एक ऐसा हॉल जहाँ पर हजारों साधु एक साथ नहा सकते थे, ऐसा बड़ा बड़ा स्नानागार बना हुआ था। जैसे आजकल हमारे यहाँ नदी किनारे हजारों साधु एक साथ स्नान करते हैं, वैसा ही कोई पूजा पद्धति अपनाने के लिए या कोई और विधि विधान करने के लिए बहुत बड़े बड़े स्नानागार बनाए गए थे, जो सबसे बड़ी विशेषता है। फिर पशुपति अंकित मोहर मिले हैं। मोहर की मतलब होती है मुद्रा होती है, या ठप्पा लगाने के लिए सील मोहर करने के लिए मोहरें होती है। पुजारी का सिर मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह जो आज हम अपने घरों में यूज करते हैं, ये स्वास्तिक के 2 चित्र हैं, इसमें से सही और गलत कौन है ये अब आपको पहचानना है। तो स्वास्तिक ये गलत है, ये सही है। तो ये जो आज हम अपने घरों में यूज करते हैं, ये स्वास्तिक का चिन्ह हमें हड़प्पा की ही देन है। इससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा काल के भी लोग पूजा पद्धति में विश्वास करते थे, और हमारे यहाँ जो घरों में आज भी ये स्वास्तिक का चिन्ह लगा रहता है, ये हड़प्पा से ही हमने उधार लिया है और आज भी हम उसी का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने सभ्यता और संस्कृति को भूले नहीं हैं। हमारी जो सभ्यता प्राचीन काल से चली आ रही है, आज भी हम उसे हूबहू अपनाए हुए हैं। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह हमने मोहनजोदड़ो से लिया है। इसके बाद राजपथ, लंबी लंबी जो आज हाईवे हम देखते हैं, वैसे हाईवे हड़प्पा सभ्यता में बनी थी। दाढ़ी युक्त सिर मिला है। इसके बाद फियांस की बनी हुई गिलहरी मिली है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थल से इतने सारे चीज़ हमें मिले हैं। और मोहनजोदड़ो का नाम वैसे इतिहासकारों ने रखा है मृतकों का टीला। बहुत सारे मृतक यहाँ पे मिले हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है मृतकों का टीला। अब आते हैं लोथल। लोथल ये गुजरात में आता है, ये यहाँ पे गुजरात में। इसका मतलब होता है मांस का टुकड़ा। लोथल का मतलब यहाँ बहुत सारे ऐसे ही कटी फटी मांस पड़ी हुई मिली थी, इसलिए इतिहासकारों ने इस लोथल का नाम मांस का टुकड़ा रख दिया। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, तो सबसे बड़ी जो हड़प्पा सभ्यता में इस स्थल का स्थान है वो है यहाँ बंदरगाह था। जो भी यहाँ हड़प्पा सभ्यता से माल को एक्सपोर्ट करना होता था वो यहाँ पे लाया जाता था बंदरगाह पे, और यहाँ से फिर दूसरे देशों में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में लोथल बंदरगाह था, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे डॉकयार्ड या गोंदी भी कहते हैं। 3 जोड़ी शवाधान सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिला, यानी कि 3 जोड़ी का मतलब एक लाश ये, एक लाश ये, एक जोड़ी हो गई, दूसरा जोड़ी ये हो गई, तीसरा जोड़ी ये, यानी कि एक साथ 6 लाशों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, सिर्फ और सिर्फ लोथल से ही मिला है। अब इसका इतिहासकार कुछ अलग ढंग से अपना करते हैं। इसके बाद धान की भूसी या धान की भूसी जो रंगपुर, यहीं पर है गुजरात में रंगपुर, यहाँ से धान की भूसी मिली है। इसका मतलब ये है कि बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन यहाँ होता होगा या चावल बनाने का कारखाना होता होगा, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद फारस की मोहर। फारस ये प्राचीन नाम है, किस देश का नाम है फारस? ईरान का। ईरान का प्राचीन नाम है फारस। तो फारस की मुद्रा मिली है यहाँ पे लोथल में। इससे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि हमारा व्यापार फारस से होता होगा। तो ऐसे ही इतिहासकार पता लगाते हैं कि कौन से स्थल से कहाँ कहाँ क्या चीज़ मिला है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता होगा। फिर मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके मतलब आभूषण, तरह तरह के आभूषण बनाने का यहाँ कारखाना मिला है लोथल में। तो ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान से यहाँ से क्या क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि खेत में
हल के निशान मिले हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता वालों को खेती करना भी आता था और बड़ी मात्रा में ये लोग खेती भी करते हैं। और ऐसा भी साक्ष्य मिला है कि उस खेत में एक ही फसल नहीं, एक ही बार दो दो फसल उगाते थे ये, ऐसा साक्ष्य मिला है। अग्नि वेदिका मिला है। इसका मतलब यह है कि आज हम जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जो हवन कुंड होता है उसी को अग्नि वेदिका कहते हैं, तो उस समय वैसे हवन कुंड मिले हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय भी पूजा पाठ होता होगा, क्रियाक्रम होता होगा, या यज्ञ जैसी कोई बड़ी बड़ी आयोजना होती होगी। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अब देखते हैं, अग्नि वेदिका के बाद लकवाग्रस्त रोगी का शव मिला है यहाँ पे। ऐसा यहाँ पे जो समाधान की प्रक्रिया होती थी उस शव में एक मिला है कि उस रोगी को लकवा से वो रोगी मर चुका था, उसका एक शव मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। फिर पकी मिट्टी का प्रमाण मिला है, यानी कि यहाँ के मिट्टी को पका करके कुछ खिलौने बनाए जाते थे या कुछ और भी चीज़ें बनाई जाती थी। फिर लकड़ी के नाली का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ऐसा साक्ष्य मिला है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम अभी आपको ये दिखलाए हैं, अभी 4 स्थानों के बारे में दिखलाए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि आपके पास जो भी मटेरियल होगा, किताब होगा, उस किताब में आपको सारे चीज़ दिया होगा। हम यहाँ बताने से कुछ ज़्यादा ही दिया होगा। मेन हमारा ये स्थलों को बताना ज़्यादा मेन मकसद नहीं है, क्योंकि ये आपको हर किताब में मिल जाएगा। बस हड़प्पा सभ्यता से आपको पढ़ना क्या है? बस सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है कि उस सभ्यता में एक पढ़ना है कि कौन से स्थल से कौन सी वस्तुएं मिली है, और दूसरा ये पढ़ना है कि इन स्थलों से जो चीज़ें मिली है उसमें क्या कोई सामाजिक जीवन था वहाँ पे, या आर्थिक जीवन था, या राजनीतिक जीवन था, या धार्मिक जीवन था, या कला संस्कृति कोई था या नहीं था। सिर्फ आपको यही 2 कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। यही 2 कॉन्सेप्ट इतिहास के हर चैप्टर में चलेगा, और इसको देख करके आप बहुत आराम से, आसानी से इतिहास पढ़ लेंगे। तो हमने सिर्फ आपको अभी ये बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि कौन से स्थल से क्या क्या चीज़ें मिली है। आप अपने बुक में देखेंगे और सारे इन स्थलों के बारे में वो आपको अच्छे से उसमें जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता कैसे पढ़ा जाता है। तो इसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता के ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 लाएंगे हम। उस पार्ट 2 में हम ये आपको बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में इन सारे चीज़ों के बारे में, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला संस्कृति के बारे में बताएंगे कि क्या ये सब था, और था तो उसके अंदर क्या क्या था। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरे इंडिया में फैलाइए ताकि लॉकडाउन का लोग मज़ा ले लेकर पढ़े। धन्यवाद।